तो गाइस, तो आपका जो सिलेबस था 2018 में, उसके अकॉर्डिंग तो अभी तक मुझे ऑर्गेनिक में सिर्फ 2 टॉपिक देखने को मिले हैं। तो मैंने एक टॉपिक के सवाल बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके उससे रिलेटेड जितनी भी केमिस्ट्री सिखा सकती हूँ मैंने सब बताने का ट्राई किया है। तो आप प्लीज़ जाके केमिस्ट्री एमसीक्यूज फॉर लैब असिस्टेंट प्लेलिस्ट प्ले करना। वाकई में बहुत अच्छे से मैंने उसमें एफर्ट्स लगाए हैं कि चलो कुछ समझ में आया आप लोगों को। और केमिस्ट्री का भी थोड़ा ऐसा होता है बच्चों को, यार केमिस्ट्री नहीं हो रही ढंग से, तो प्लीज़ देखना, आपकी हेल्प होगी। तो मैंने एक टॉपिक के सारे सवाल करवा दिए थे, मतलब कार्बनिक यौगिकों के नामकरण वगैरह के। ये दूसरा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, इसके सवाल करवा दूंगी। तो उसके बाद में अपन लोग इनऑर्गेनिक के मतलब जो परमाणु वाला है या फिर एसपी ब्लॉक के बारे में है, सॉलिड स्टेट वगैरह जो हो गया, उनकी तरफ जा सकते हैं। ठीक है, ये 2 ही टॉपिक थे, इसी वजह से सोचा पहले इन्हीं के करवा देती हूँ। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है कि C2H5I एवं एन प्रोपिल आयोडाइड के मिश्रण की पूर्ण अभिक्रिया से नहीं बनने वाला हाइड्रोकार्बन है। तो ये जब रिएक्शन करते हैं तो वो कौन सा यौगिक है जिसके मिलने के चांस तो है ही नहीं। तो ध्यान रखना, जब ये वुड्स अभिक्रिया होती है तो जैसे C2H5I कर रहा है, तो ध्यान रखना कि इसमें C2H5 अपने आप C2H5 से जुड़कर आपको मिल सकता है। तो देख लो, 4 कार्बन वाली बन सकती है, 4 कार्बन वाली मतलब ब्यूटेन बन गई, है ना। और C2H5I जो है वो एन प्रोपाइल आयोडाइड। एन प्रोपाइल आयोडाइड कैसा है, एक बार बताना मुझे। आपको देखो थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर तो आनी चाहिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज होगे क्या मतलब है उस चीज़ का। तो एन प्रोपाइल आयोडाइड में प्रोपाइल है मतलब 3 कार्बन तो होंगे ही, और S7 ठीक है, ऐसे। तो अगर C2H5 और C3H7 मिलता है तो बताओ क्या बनेगा, 5 कार्बन हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो पेंटेन बन जाएगा, राइट। और अगर ये अपने आप से ही मिलकर के रिएक्शन कर दे तो C3H7 कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, तो मतलब हेक्सेन बनने की चांस भी है। तो क्या नहीं बन सकता, प्रोपेन नहीं बन सकता। और आपसे क्या पूछा है इसमें कि आपको ये बताना है कि एक सेकेंड, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन है जो नहीं बन सकता। ठीक है, तो ऑप्शन 1 के अंदर प्रोपेन हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा क्यों है। निम्न रूपांतरण के लिए आवश्यक अभिकर्मक होगा, तो CH3CH2COH दे रखा है, इससे आपको क्या बनाना है, एल्केन बनाना है। ये प्रिपरेशन ऑफ एल्केन पढ़ा है आपने, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें पता चल गया होगा ऑप्शन बी करेक्ट क्यों है, प्रोपेन क्यों नहीं बन सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न रूपांतरण के लिए आवश्यक अभिकर्मक होता है। तो ध्यान रखना, ये जो कार्बोक्सिलिक को एल्केन के अंदर कन्वर्ट कौन करता है, लाल फॉस्फोरस और HI। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ये आपने प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्केन के अंदर पढ़ा होगा। C2H5 MgBr की अगर रिएक्शन आप भारी जल D2O से करवा देते हो, बहुत बार तो ऐसा होता है कि भारी जल का फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है, तो बनने वाला उत्पाद कौन सा है। तो ध्यान रखना क्या होता है, नॉर्मली आपने H2O के साथ में रिएक्शन देखी है, तो क्या निकलता है, H2O के साथ में जब रिएक्शन करवाते हो तो MgOH और Br तो बाहर निकल जाता है, राइट। और क्या बनता है, C2H5 और H यहाँ पे लग जाता है, क्योंकि पहले तो MgBr अटैच होता है, बाद में वाटर अटैच होता है, तो H जो है वो इसके साथ में लगेगा, राइट। बट यहाँ पे D2O है, तो बताओ किसके साथ लगेगा। तो D2O है, तो एक सेकेंड एक्सप्लेन करती हूँ आपको। तो जो D2 है उसका जो DO है वो तो इसके साथ में जाके लग जाएगा, मतलब OH की जैसे, और H जो है इसके साथ में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न यौगिकों में से वह एक जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं नाइट्रीकरण के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स के प्रति एक्टिव कौन होता है। तो देखो, अगर रिंग के ऊपर मतलब जैसे बेंचिंग रिंग है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है CH3 जैसा, तो वो क्या करेगा, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिंग में देगा। और आपको पता है, आपने अगर रेजोनेंस पढ़ा होगा, रिंग में देने की वजह से ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे। तो ऑब्वियस है, जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं को ये कहाँ पे जोड़ेगा, अपने ऑर्थो पे या पेरा पे, राइट। तो ये ऑर्थो और पेरा निर्देशी होते हैं। अरे वैसे ही अगर आप लोग ध्यान रखोगे, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ जैसे NO2 वगैरह, तो ये क्या करते हैं, रिंग से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो तब कहाँ पर माइनस मतलब तब कहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, ऑर्थो पर आएगा, पेरा पर आएगा। इसका मतलब मेटा पर कुछ भी नहीं आया, ना माइनस ना पॉजिटिव। तो आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल है, वो कहाँ जुड़ता है, मेटा पर जुड़ता है। ठीक है, तो आपसे इसमें पूछा है कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं नाइट्रीकरण के प्रति सर्वाधिक
क्रियाशील है। तो ऑब्वियस है क्रियाशील कौन होगा, जिसके ऊपर क्या लगा हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, टोलुइन, क्योंकि टोलुइन कैसा होता है, ये बेंजीन वाले, और यहाँ पे क्या लगा होगा होता है CH3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25, एक सेकेंड। निम्न सूची में दिए गए अभिकर्मकों में से उस अभिकर्मक की पहचान कीजिए जो 1 ब्यूटाइन तथा 2 ब्यूटाइन के बीच विभेद कर सकता है। तो देखो 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन का बात ऐसी है कि जो 1 ब्यूटाइन होता है ना, उसके पास में अम्लीय हाइड्रोजन होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो 1 ब्यूटाइन का फॉर्मूला क्या होगा, 4 तो आप कार्बन, मतलब 4 तो कार्बन होंगे क्योंकि ब्यूट लगा हुआ है, राइट। और 1 ब्यूटाइन में क्या होता है ना, यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ पर एक H लगा होता है, ठीक है। ये 1 ब्यूटाइन है। और 2 ब्यूटाइन में क्या होता है, वो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ होता है। देखो ये समझाने के लिए बनाया, 2 स्ट्रक्चर ना बनानी पड़े इसीलिए। तो 1 ब्यूटाइन के अंदर क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है ना, वो एक्टिव हाइड्रोजन होता है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। जो ट्रिपल बॉन्ड्स बनाता है वो कौन सा, sp हाइब्रिडाइज्ड। और sp हाइब्रिडाइज्ड से कार्बन से लगा हुआ जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन की तरह बिहेव करता है, मतलब इजीली बाहर निकल जाता है। तो ये तो रिएक्शन दे देगा वो जिसके जो एसिडिक हाइड्रोजन देता होगा, मतलब एक्टिव हाइड्रोजन। पर 2 ब्यूटाइन के अंदर ये वाला हाइड्रोजन नहीं होता है, क्योंकि डबल, मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से, ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है ना कि हाइड्रोजन इसके पास होता ही नहीं है, तो ये कहाँ से रिएक्शन देगा। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर कौन है जो आपको इनमें विभेद बता सकता है कि आप लोग करो, मतलब मान लो कोई मिक्सचर है जिसके अंदर 1 ब्यूटाइन है, 2 ब्यूटाइन है, आपको पता लगाना है कि कौन 1 ब्यूटाइन है कौन 2 ब्यूटाइन। तो ऑब्वियस है कि आप इसमें से किसका यूज़ लोगे। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अमोनिया में Cu2Cl2 विलयन का। क्योंकि ये क्या करेगा, 1 ब्यूटाइन के साथ तो रिएक्शन कर लेगा क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन है, बट 2 ब्यूटाइन के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ओके। और ये जो ब्यूटाइन 1 जो होता है ना, वो Cu2Cl2 के साथ में रिएक्शन करके रेड कलर का अवशेप देता है, बट जबकि 2 ब्यूटाइन नहीं देता है। तो आपको पता चल जाएगा कौन 2 ब्यूटाइन है कौन 1 ब्यूटाइन है। एथिल ब्रोमाइड तथा शुष्क ईथर में सोडियम के मध्य अभिक्रिया से ब्यूटेन उत्पन्न होता है, यह अभिक्रिया कहलाती है। तो जो एथिल ब्रोमाइड होता है वो शुष्क ईथर में, मतलब ड्राई ईथर में सोडियम के मध्य अभिक्रिया से ब्यूटेन उत्पन्न होता है। तो कौन सी अभिक्रिया है बताओ, जिसके अंदर एथिल ब्रोमाइड, मतलब एल्किल हैलाइड का यूज़ में लिया है, यहाँ पर एल्किल हैलाइड मान लो RX वगैरह। उसके बाद में किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, है ना। तो क्या बना आपको, ब्यूटेन। तो ऑब्वियस है ये एक एल्केन निर्माण की विधि हो चुकी है, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन है इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो ऑप्शन भी करेक्ट है, वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शुद्ध मैथेन किसके द्वारा बनाई जा सकती है। तो जो शुद्ध मैथेन है, देखो मैथेन का बहुत बड़ा ऐसा है कि बहुतों के द्वारा नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इसके अंदर एक ही कार्बन होना चाहिए, है ना, इस वजह से। और एक ही कार्बन वाले प्रोडक्ट कहाँ देखने को मिलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन। तो इसके अंदर कौन सी है जिसके द्वारा शुद्ध मैथेन बनाई जा सकती है। तो शुद्ध मैथेन बनाने के लिए आप लोग यूज़ करोगे वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया का, मतलब डी कार्बोक्सिलेशन का। डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है ना, CO2 तो बाहर निकल जाती है और लास्ट में आपको मैथेन मिल जाता है, ठीक है। और जो डी कार्बोक्सिलेशन होता है ना, वो सोडा लाइम की प्रेजेंस में होता है। सोडा लाइम का फॉर्मूला हो गया NaOH + CaO, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न अभिक्रिया में, मतलब इस अभिक्रिया में प्रमुख उत्पाद है। तो इसके अंदर प्रमुख उत्पाद कौन सा है, आपसे ये पूछा गया है। तो पहले ऑप्शंस देखते हैं, तो इसमें से क्या बनेगा, है ना, देख लिए चारों ऑप्शन। तो प्रमुख उत्पाद की बात ऐसी है कि देखो यहाँ पे H2OH+ दे रखा है, तो इसके अंदर ऑप्शन है करेक्ट होगा। क्यों होगा वो मैं रीज़न बता देती हूँ। यहाँ पे ये जो H2 और H+ की प्रेजेंस में क्या होगा, आपको बताया था इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव की तरह, मतलब समझाया था ना कि इसके अंदर क्या होता है, जो डबल बॉन्ड होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं। तो देखो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या तो इधर जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान देना, अगर ये इधर जाएंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा, और ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, राइट। बट अगर ये इधर इलेक्ट्रॉन चाहते हैं तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, मतलब ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। आपको स्टेबिलिटी बताई थी मैंने, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है 2 डिग्री से, 2 डिग्री के ज़्यादा होती है 3 डिग्री से, राइट। तो ऑब्वियस है कौन स्टेबल होगा, ये वाला। बट इसके अंदर अब देखो यहाँ पे मान लो
यहाँ पे प्लस आ चुका है सेकेंड, ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन गया। बट क्या होता है ना कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी जो मतलब इसका ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, अगर ये 2 डिग्री को कैसे भी करके 3 डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है तो फिर वो कन्वर्ट होएगा। तो यहाँ से क्या होता है मेथाइल शिफ्ट होता है और एक CH3 यहाँ पे आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है। तो उससे क्या होगा, इस कार्बन पे जब पॉजिटिव आया तो ऑब्वियस है कि ये कौन सा कार्बन हो गया, 3 डिग्री कार्बन हो गया ना। तो बताओ हम, और फिर लास्ट में यहाँ पे एच लग जाता है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, तो ये हुआ ना, लास्ट में इसके OH लग जाते हैं क्योंकि OH न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करता है यहाँ पे और जो पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे जाके लग जाएगा। तो अगर आपको ये चीज़ पता होगी कि जो कार्बोकेटाइन है उसका ड्राइविंग फोर्स होता है मॉल स्टेबल बनने की ट्राई करता है। अगर ऑप्शन है कि मेथाइल शिफ्ट करके हाइड्रोजन शिफ्ट करके वो मॉल स्टेबल में कन्वर्ट हो जाए तो ऑब्वियस ऐसा ही होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये मेजर है। और अगर आप लोगों को ये नहीं पता होता और आप अगर इस वाले कार्बन पे ही OH जोड़ के आते, इस वाले पे मतलब जब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाते तभी, तो आपका ये सवाल गलत हो जाता है क्योंकि ये बनेगा तो सही पर माइनर होगा, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में। और आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया है मेजर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक की और सर्वाधिक क्रियाशील है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक की तरफ, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक की तरफ से क्रियाशील कौन होगा, वो होगा जो क्या करता है रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। तो इसके अंदर ऑर्थोक्रिसोल, क्योंकि इसके अंदर जो CH3 और OH दोनों ग्रुप ऐसे हैं ना कि OH जो क्या करेगा अपने प्लस एम प्रभाव से और CH3 क्या करेगा, आपको पता है हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है। तो दोनों इफेक्ट ऐसे हैं जो क्या करेगा रिंग के अंदर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देंगे, है ना। और इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स रिंग प्रतिस्थापन के पति जो है वो ज़्यादा सक्रिय हो जाएगा। अगर आपको यही तो पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा यौगिक गर्म करने पर तनु H2SO4 में नहीं घुलता। तो तनु H2SO4 में कौन नहीं घुलता है, एथिलीन, बेंजीन या फिर हेक्सेन या एनिलीन। तो ध्यान रखना इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है। नहीं हेक्सेन मतलब हेक्सेन जो है वो H2SO4 में नहीं घुलता, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। और हेक्सेन से नाम से ही पता चल रहा है C6H14, ठीक है। तो जो हेक्सेन है वो H2SO4 में नहीं घुलता है। इसके अलावा जो एथिलीन है, बेंजीन है, एनिलीन है वो डिजोल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द्रव हाइड्रोकार्बनों से गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण प्राप्त किया जा सकता है ऑक्सीकरण द्वारा, निम्न दाब पर आसवन द्वारा, भंजन द्वारा या जल अपघटन द्वारा। तो जो द्रव हाइड्रोकार्बन होते हैं उनसे गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो आपसे इसका मेथड पूछा है। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, भंजन द्वारा। जो द्रव हाइड्रोकार्बन है उनसे गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण प्राप्त किया जा सकता है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जो निम्न हाइड्रोकार्बन है मतलब कम कार्बन वाले जो हाइड्रोकार्बन वो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि जिनमें कार्बन ज़्यादा है मतलब उच्च हाइड्रोकार्बन है वो द्रव तथा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, राइट। तो क्या होगा ना, भंजन विधि के द्वारा उच्च अणुभार वाले हाइड्रोकार्बनों को क्या है निम्न अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। और आपसे यही पूछा गया है कि इनको आप लोग जो है वो द्रव हाइड्रोकार्बन को गैसीय हाइड्रोकार्बन के मिश्रण में कैसे परिवर्तित करेंगे, राइट, मतलब निम्न हाइड्रोकार्बन में। तो इसी वजह से हम ऑप्शन बी के साथ में जाएंगे, भंजन द्वारा। अम्लीय हाइड्रोजन किस में उपस्थित है, तो अम्लीय हाइड्रोजन किस में है, एथाइन में, एथीन में, बेंजीन में, इथेन में। तो ध्यान रखना एथेन में तो नहीं हो सकता, यहाँ तो सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। इसमें भी sp2 होते हैं, इसमें भी sp2 होते हैं, बट इसके अंदर sp3 sp हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। और sp से रिलेटेड मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था आपको 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन वाले के अंदर ये कॉन्सेप्ट कि अम्लीय हाइड्रोजन कौन सा होता है, ठीक है। तो sp से लगा हुआ हाइड्रोजन जो होता है वो अम्लीय होता है, इसी वजह से ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रति मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार HBr का योग किसमें प्रेक्षित नहीं होता है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ब्यूटेन। क्योंकि क्या है ना, तो जो एंटी मार्कोनिकोव का रूल है ना वो वहाँ लगता है जहाँ पर अनसिमेट्रिकल एल्किन या एल्काइन आपको देखने को मिले। कहने का मतलब जब कोई दो बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो इधर वाला और इधर वाला डिफरेंट होना चाहिए ना, असमित होनी चाहिए। तो वहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल देखने को मिलता है। पर ब्यूटेन के अंदर क्या है ना कि ये और ये चीज़ डिफरेंट नहीं होती है, इस वजह से इसके अंदर ये रूल लगेगा ही नहीं। और आपसे यही पूछा गया है कि कहाँ नहीं लगेगा, इसी वजह से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।